साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। देखिएगा, मौलिक अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 12 और 13 के बारे में अपन बात कर चुके थे। मौलिक अधिकारों के साथ ही मानव अधिकार क्या होते हैं इनके संदर्भ में भी अपने बात की, लेकिन मानव अधिकारों का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 13, जिसको मैंने कहा था कि अगर मुझे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं आर्टिकल 13 को बताऊंगा। 13 इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है, कौन कौन सी बातें आर्टिकल 13 में उल्लेखित की गई हैं, इनके संदर्भ में भी बात की। आर्टिकल 13 1, 2, 3 और 4 और 13 4 जो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसके संदर्भ में भी बात की। साथ ही अपने बात की कि मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। आज अपन एक एक आर्टिकल, एक एक मौलिक अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है साथियों, वो कौन सा है? समानता का अधिकार। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है कौन सा है? समानता का अधिकार। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। देखिएगा जरा, समानता के अधिकार की बात करें तो आपको पता होगा कि समानता के अधिकार का उल्लेख जो है ये आर्टिकल 14 से 18 तक, समानता के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक जो है ये समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें 14, 15, 16, 17 और 18 कुल कितने? 5। इन मौलिक अधिकारों को अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तुलनात्मक रूप से। जैसे एक एक मौलिक अधिकार के अंदर बहुत सारे पार्ट आएंगे। जैसे 14 में 2 है, 14 यानी विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 के 6 पार्ट हैं, आर्टिकल 16 के भी 6 पार्ट हैं। तो एक एक अनुच्छेद को अगर आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आपकी समझ मौलिक अधिकारों के प्रति और संविधान के प्रति क्या होगी? बेहतर होगी। देखिए जरा, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो कौन सा आपको ध्यान में रखना है? आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि की समानता। विधि की समानता यानी कानून के आधार पर भारत में विधि का शासन है और कानून के आधार पर जो है राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर क्या उल्लेखित किया गया है? व्यक्ति शब्द। भारत के नागरिकों को तो प्राप्त हो गई होगा, साथ ही कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में आया है और उनके साथ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उनके लिए भी एक समान कानून होंगे, अर्थात कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला ध्यान में रखना, विधि के समक्ष समानता। विधि की समानता का मतलब है कानून के आधार पर, क्या ध्यान में रखेंगे? कानून के आधार पर, कानून के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, कानून के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा अर्थात सभी के लिए, अर्थात सभी के लिए एक समान कानून होंगे। सभी के लिए एक समान कानून होंगे। सभी के लिए कैसे कानून होंगे? एक समान कानून होंगे, क्योंकि कौन सा राज्य स्थापित करना है? विधि के शासन या विधि का शासन राज्य में रहेगा। क्लियर है बात? आर्टिकल देखिएगा, मौलिक अधिकारों को जब आप पढ़ते हैं ना तो एक बार तो ऐसा लगता है यार कानून के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो सामाजिक समानता सबके लिए एक समान है। आर्टिकल 16 आप जब पढ़ते हैं तो लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। 16(2) कह रहे हैं कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, मूल स्थान, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा लगता है, ऐसी अनुभूति होती है कि वाकई में तो किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 16(3) पढ़ते हैं, 16(4) पढ़ते हैं, उसी प्रकार से 15(4) पढ़ते हैं, 15(5) पढ़ते हैं, 15(6) पढ़ते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान। साथियों, विशेष प्रावधान कोई नकारात्मक विचारधारा नहीं है, कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है। ये समाज के हमारे वो भाई बहन हैं जो किसी कारण से जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है। वो सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, और आजकल जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी राज्य विशेष उपबंध बनाता है और उनके लिए विशेष प्रावधान करता है। तो हमेशा आपको पॉजिटिविटी के साथ इस बात को सोचना, इस बात को समझना है कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समानता की बात तो करते ही करते हैं,
मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समानता की बात तो करते ही करते हैं, साथ ही समाज के हमारे वो भाई बहन जो सामाजिक, शैक्षणिक और आजकल आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए राज्य विशेष उपबंध भी बनाता है। यही तो है लोकतंत्र, यही तो है संविधान की विशेषता। बाकी दूसरे देशों के संविधान में जब मौलिक अधिकार है तो वहां पर सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, सबके लिए एक समान है। तो जो पिछड़ा है वो तो और ज्यादा पिछड़ा रह जाएगा। ठीक है, समानता का मतलब ये नहीं है कि सब, हाँ समानता का मतलब ये अपन मान सकते हैं सबके लिए समानता होनी चाहिए, लेकिन जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उसके कुछ विशेष उपबंध होने चाहिए। तो मौलिक अधिकार को अपन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि सभी के लिए समान कानून होंगे, सभी के लिए जो भी बात होगी वो एक समान होगी, लेकिन दूसरे में क्या कह रहे हैं कि कुछ विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं, कुछ विशेष बातें हो सकती है। देखिए जरा, आर्टिकल 14 के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 14 को अपन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला आपको ध्यान में रखना है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों बातें आर्टिकल 14 में लिखी गई। पहली देखिए, विधि के समक्ष समानता जो है ये अवधारणा कहां से ली गई है? तो विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है ये अपने लिए ब्रिटेन से। कहां से ली है? ब्रिटेन से। लेकिन साथियों एक बात आपको यहां पर और ध्यान में रखनी है, अगर ब्रिटेन नहीं है तो वाइमर जो है, वाइमर गणराज्य, वहां से भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने जो मौलिक अधिकारों को लेकर विधि के समक्ष समानता की बात की, तो वहां पर वाइमर राज्य लिखा गया है कि ये कहां से ग्रहण किया गया, तो वहां पर स्रोत के रूप में वाइमर। हालांकि ब्रिटेन में भी विधि के समक्ष समानता की बात है। आपने पढ़ा होगा डाइसी का रूल ऑफ लॉ, डाइसी का रूल ऑफ लॉ जो है ये विधि के शासन से संबंधित है। लेकिन अगर आपके विकल्प में ये आपके नहीं आए, ब्रिटेन नहीं आए, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है, अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन करना है, लेकिन अगर ब्रिटेन विकल्प में नहीं है तो आप वाइमर गणराज्य जर्मनी को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन सा ध्यान में रखेंगे? वाइमर गणराज्य जर्मनी, वाइमर गणराज्य जर्मनी। और अगर नाम दे के पूछे, BN राव के संदर्भ में पूछे, तो आपको बिल्कुल ब्रिटेन नहीं करना है। नाम देकर पूछे तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है BN राव ने तो किसकी बात की है, किन की बात की है? वाइमर गणराज्य जर्मनी की बात की है। लेकिन सामान्यतः जो है आजकल एग्जाम में पूछें, या फिर RPSC या फिर कोई भी एग्जाम रहे, PCS का एग्जाम रहे, आपका जो भी अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है, या अलग अलग स्टेट में जो आपके जो एग्जाम करवाने का जो बोर्ड है वो ब्रिटेन को मान रहा है। लेकिन बदलते एग्जाम पैटर्न में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस लेवल, अगर पेपर सेटर ने ये कहीं पर पढ़ा है और नए प्रकार का प्रश्न अगर उससे पूछना है, तो ये पूछा जा सकता है कि विधि के शासन और ब्रिटेन विकल्प नहीं है, तो आपको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कौन सा राइट करेंगे। और BN राव के संदर्भ में पूछे तो वाइमर गणराज्य ही आपको राइट करना है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। और विधियों का समान संरक्षण जो है ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। दूसरी बात सुनिएगा, इनकी जो प्रकृति है, किनकी? विधि के समक्ष समानता की प्रकृति, इनकी प्रकृति है नकारात्मक। इनकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक का मतलब है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक समान कानून सभी पर लागू होंगे। लेकिन इनकी जब प्रकृति है, इनकी प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। और सकारात्मक क्या मतलब? सकारात्मक का मतलब है यहां पर उल्लेख किया गया है समान के साथ समान व्यवहार। समान के साथ समान व्यवहार यानी राज्य कुछ ऐसे प्रावधान करेगा, जैसे मैं कहूं दिव्यांग के लिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कोई दिव्यांग साथी है, क्या है? कोई दिव्यांग है और एक कोई सामान्य जो है वो है, दोनों के लिए एक समान कानून बना है। दोनों के लिए कानून क्या बना है? एक समान कानून बना है। तो दिव्यांग जो हैं वो सामान्य व्यक्ति के समान कानून उनके लिए बनाए, तो वो तो वैसे ही दिव्यांग है, और वैसा कानून अगर उनके लिए बना दिया गया तो क्या दोनों के रूप में कुछ भिन्नता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ऐसा प्रावधान है
कि समान, दिव्यांग समान है तो सबके लिए, दिव्यांगों के लिए एक समान, फिर वहां भेदभाव नहीं होगा कि ये दिव्यांग थोड़ा सा लगे तो इनके लिए अलग कानून। नहीं, महिलाओं से संबंधित बनाना है तो पूरी महिलाओं के संदर्भ में, बच्चों से संदर्भ बनाना है तो पूरे बच्चों से संबंधित, दिव्यांगों के संदर्भ में बनाना है तो पूरे दिव्यांगों के संदर्भ में। यानी समान के साथ समान व्यवहार क्या कहलाता है? विधियों का समान संरक्षण। और इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। देखिए जरा इसके बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी, बड़ा महत्व है शब्दों का, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए एक समान कानून होंगे, एक समान कानून होंगे। सभी के लिए कानून कैसे होंगे? एक समान, विधि के समक्ष समान। आप तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं कि समान के साथ समान व्यवहार। क्या ध्यान में रखेंगे? बस एक ही लाइन में बात खत्म कर रहा हूं। समान के साथ समान व्यवहार। समान के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए। या फिर अपन की यूं कहें कि समान के साथ समान कानून, समान के साथ समान कानून। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अगर महिलाओं के लिए कोई कानून बन रहा है तो संपूर्ण महिलाओं पर एक समान लागू होगा। अगर दिव्यांगों के लिए कोई कानून बन रहा है तो संपूर्ण दिव्यांगों पर एक समान रूप से क्या होगा? लागू होगा। क्लियर है बात? एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई, विधियों का समान संरक्षण जो है ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, अमेरिका। इनकी प्रकृति नकारात्मक है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। यहां पर है कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर है भेदभाव नहीं होगा, राज्य कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध बनाएगा, लेकिन समान के साथ कैसा व्यवहार रखेगा? समान व्यवहार रखेगा। अब देखिए आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं, अनुच्छेद 14 के अपवाद। अनुच्छेद 14 के अपवाद। आर्टिकल 14 के अपवाद की बात करें तो आपको 3 आर्टिकल मुख्य रूप से ध्यान में रखने होंगे। एक तो आर्टिकल 361, एक आर्टिकल 194 और एक आर्टिकल 105। यानी आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। ये 3 अपवाद अपन कह सकते हैं। फिर समान के कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, लेकिन कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे यहां पर किनको आर्टिकल 361 में अनुच्छेद की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है। किनको? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विशेषाधिकार। ये किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार नहीं है, ये किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार नहीं है, ये पद के लिए विशेषाधिकार है। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उनके लिए कोई विशेषाधिकार होगा, फिर वह विधि के समक्ष समानता काम नहीं आएगी। उनके लिए विशेषाधिकार ये होगा कि वो जब तक वो पद पर हैं उन पर किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर दीवानी मुकदमा दर्ज करना है तो भी 2 माह की पूर्व सूचना लेनी आवश्यक होगी। ये क्या है? एक प्रकार के पद के लिए कुछ विशेष प्रावधान करके, पद के लिए विशेष अधिकार है, ये व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार नहीं है। रामनाथ कोविंद जी को विशेष अधिकार इसलिए हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जी को इसलिए है कि वो भारत के क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में विशेषाधिकार हैं। फिर यहाँ पर विधि के समक्ष समानता काम नहीं आएगी, इनके लिए कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए। वैसे दूसरा देखिए आर्टिकल 105 की बात करें तो यहाँ पर सांसदों के लिए विशेषाधिकार है। सांसदों के विशेषाधिकार, सांसदों के विशेषाधिकार। और सांसदों के विशेषाधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 105 में सांसदों के विशेषाधिकार है। फिर आर्टिकल 194 में जो है विधायकों के विशेषाधिकार है। विधायकों के विशेषाधिकार। आर्टिकल 194 में किसके विशेषाधिकार हैं? विधायकों के विशेषाधिकार दिए गए। ये अपन मान सकते हैं आर्टिकल 14 के अपवाद है। इनके अलावा
इनके अलावा बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद हैं या बहुत सारे ऐसे आयोग के अध्यक्ष हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा कि इनको शक्तियां जो हैं या इनके विशेष अधिकार जो हैं ये सांसदों के समान होंगे, इनके विशेष अधिकार विधायकों के समान होंगे, तो उनको भी यहाँ पर क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, उनको भी यहाँ क्या मिलेगा, विशेषाधिकार मिलेगा। तो 3 आर्टिकल आपको और ध्यान में रखने होंगे। आर्टिकल 14 से संबंधित 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विशेषाधिकार है। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कि 105 में सांसदों के विशेषाधिकार हैं और आर्टिकल 194 में विधायकों के विशेषाधिकार है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कौन सा, मिनर्वा मिल्स वाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप लोगों को पता होगा कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा है और संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन करेगी। अगर मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो न्यायपालिका को यह अधिकार रहेगा कि वो ऐसे अमेंडमेंट को क्या कर सकती है, रद्द भी कर सकती है। इसी के तहत जो है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 आया और मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा कि विधि का शासन जो है ये संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। भारत में हमेशा जो है ये विधि का शासन ही रहेगा। कैसा शासन रहेगा? विधि का शासन ही रहेगा और विधि का शासन संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के कौन से वाद में कही थी? तो आपको बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में रखना है। कौन सा वाद? मिनर्वा मिल्स वाद। क्या कहा था? विधि का शासन संविधान के विधि का शासन संविधान के मूल या आधारभूत ढांचे में शामिल है। मूल या आधारभूत ढांचे में शामिल है। विधि का शासन संविधान के मूल या आधारभूत ढांचे में शामिल है। और मूल और आधारभूत ढांचे में शामिल होने का मतलब है कि संविधान में कहीं पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये जो विधि का शासन है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कानून के आधार पर सभी को समानता प्रदान की जाएगी। कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अर्थात ये मूल ढांचे में जो जो शामिल हैं, संसद चाह कर भी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा वाद? मिनर्वा मिल्स वाद 1980। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर विधि के शासन की बात तो हो रही है लेकिन संसद समय समय पर ऐसे कानून बनाकर जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध कर रही है। तो मैंने कहा ना, विशेष वर्ग वही जो समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आजकल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है। क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे कि कुछ विशेष वर्ग है जिनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकते हैं, उन्हीं विशेष वर्गों के संदर्भ में करेगा। ठीक है, उन्हीं विशेष वर्गों के लिए करेगा। लेकिन जो विधि का शासन, जो मूल बात है ना, आर्टिकल 14 की जो मूल बात है कि कानून के आधार पर सभी को समानता होगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब ऐसा कोई कानून संसद नहीं बनाएगी, ऐसा कोई कानून संसद कभी नहीं बनाएगी कि सबके लिए अलग अलग दायरा तय कर दिए, नहीं होगा। कानून के आधार पर सभी नागरिक क्या हैं? एक समान हैं। जिनको विशेषाधिकार प्रदान किए गए संविधान के द्वारा उनको तो है ही, इनके अलावा बाकी जो भी नागरिक रहेंगे वो कानून की दृष्टिकोण में सबके लिए क्या रहेगी? वहां पर समानता रहेगी, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा प्रश्न हो सकता है, मिनर्वा मिल्स वाद में किसको संविधान के मूल ढांचे में शामिल माना? तो आपको ध्यान में रखना है किसको? विधि के शासन को। दूसरा आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 में कौन सी समानता की बात की गई है? सामाजिक समानता। कौन सी समानता की बात की गई है? सामाजिक समानता। आर्टिकल 15 के 6 भाग हैं। 3 मूल संविधान में थे और 3 बाद में जोड़े गए। एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल के बारे में बात करें, अनुच्छेद 15(1). इसके बाद दूसरा आपको ध्यान में रखना है 15(2) और इसके बाद तीसरा आपको ध्यान में रखना है 15(3). तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा, पॉलिटिक खूब मजा आएगा पढ़ने का भी और समझने का। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करें कौन से अनुच्छेद के संदर्भ में, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 15(1), उसके बाद अपन जानेंगे 15(2) और उसके बाद जानेंगे 15(3). मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ था, उस समय आर्टिकल 15 में 3 पार्टी थे, 15(1), 2 और 3। आजकल 6 हैं,
3 नए जोड़ेंगे, कब कब जोड़ेंगे वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, और क्यों जोड़ेंगे इसके पीछे कारण भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए जरा, सबसे पहले आर्टिकल 15(1) में क्या लिखा गया है। 15(1) में लिखा गया है, 15(1) में आपको ध्यान में रखना है कि राज्य किसी भी नागरिक, यहां मैं नागरिक लिख रहा हूं, नागरिक का मतलब क्या हुआ, ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होगा। आर्टिकल 15 ऐसा आर्टिकल है, सामाजिक समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होगी, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। विदेशी नागरिक कोई भारत में आया है तो उसे मौलिक अधिकार तो प्राप्त होंगे, लेकिन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। बाकी के मौलिक अधिकारों में व्यक्ति मिलेगा, और जो 15, 16, 19, 29 और 30 है इसमें नागरिक मिलेगा। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं करेगा। सामाजिक भेदभाव नहीं करेगा। क्या लिखा गया आर्टिकल 15(1) में, राज्य किसी भी नागरिक के साथ 5 आधार दिए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं करें। ये 5 आधार आपको ध्यान में रखना है। कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से आधार का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में नहीं है, क्योंकि जब आप आर्टिकल 16 देखेंगे तो 16 में 2 ऐसे और आधार जुड़ जाएंगे। 16 में 17 आधार है, जबकि आर्टिकल 15 में कितने हैं, 5 आधार है। क्या कह रहा है 15, किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कैसा भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कोई जाति से अलग अलग है तो उनके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, महिला और पुरुष उनके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, लिंग से संबंधित या फिर धर्म से संबंधित है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवहार होगा, और साथ ही कहा जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर भी किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। दूसरा देखिए जरा, आर्टिकल 15(2) में क्या कह रहा है कि राज्य इन आधारों के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर रहिएगा। यहां पर एक शब्द पकड़िएगा, यहां पर कौन सा पकड़ना है आपको, सार्वजनिक स्थल। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव निषेध की बात करता है। आर्टिकल 15(2) करना है। ध्यान से सुनिएगा, यहां सार्वजनिक स्थलों का मतलब मंदिर नहीं है। यहां सार्वजनिक स्थलों का मतलब मंदिर नहीं है। फिर आप कहेंगे मंदिरों में प्रवेश को लेकर जो सबरीमाला मंदिर वाला मामला है, फिर उनमें प्रवेश को लेकर कौन सा आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 में यह लिखा गया है कि हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी सार्वजनिक स्थल होंगे उसमें सभी को जाने का समान अधिकार होगा, प्रवेश का। यहां पर किसी धर्म की बात नहीं लिखी गई। यहां पर सार्वजनिक स्थल का मतलब है जो ऐसे सार्वजनिक स्थल जैसे आपके हो गए कौन से, होटल्स हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, या फिर आपका सार्वजनिक कोई जलाशय है, या फिर कोई थिएटर है, इसी प्रकार की बात जो आम जनता जिसमें जाती है, उस पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और मूल वंश के आधार पर नहीं होगा। न तो राज्य भेदभाव करेगा और न ही नागरिक। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, यह राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होता है और साथ ही नागरिक के विरुद्ध भी प्राप्त होता है। राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होगा और साथ में नागरिक के विरुद्ध भी प्राप्त होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध। न तो राज्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर किसी के साथ भेदभाव करेगा, और न ही नागरिक आपस में किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव कर सकता है। यह आपको क्लियर रहना है। अगला देखिए, आर्टिकल 15(3) क्या कह रहा है। 15(3) कह रहा है कि राज्य
महिलाओं एवं बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष उपबंध बना सकता है। किन के लिए? राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा कि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने पढ़े थे ना ये 15(1) और 15(2), इसमें आपने क्या देखा था कि राज्य किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा कि समाज के ऐसे वर्ग जो सामाजिक, शैक्षणिक और आजकल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए विशेष उपबंध बनेगा। तो महिला और पुरुष, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है, भारत पुरुष प्रधान देश है। संविधान सभा में 389 मेंबर थे और 389 में महिलाओं की संख्या मात्र कितनी थी? 15 थी। तो कैसा देश है? भारत पुरुष प्रधान। आज की बात करें तो आज में भी आप देखा होगा, एजुकेशन के संदर्भ में देख लें या फिर किसी भी क्षेत्र में देख लें, महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम है, कमजोर है। इसीलिए राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा और राज्य बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान करेगा। आपने देखा होगा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। बच्चों के लिए राज्य ने क्या किया है? बच्चों के लिए राज्य ने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं करेगी। महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो है प्रत्यक्ष से आरक्षण दिया गया है पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव में। दिए गए ना कि जितनी सीटें रहेगी उनमें से 1/3 सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। ये क्या एक प्रकार से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। ये आपके 3 आर्टिकल मूल संविधान में थे। कब? जब संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। आजकल कितने आर्टिकल है? 15 में आर्टिकल 6 है, मतलब 15(1) से लगाकर 15(6) तक। अब ध्यान में रखना है, एक वाद आया था चंपकम दोहराई, चंपकम दोहराई बनाम मद्रास राज्य, चंपकम दोहराई बनाम मद्रास राज्य 1951, 1951 की बात है। चंपकम दोहराई बनाम मद्रास राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां चंपकम मद्रास राज्य में कुछ विशेष प्रावधान थे। वहां के जो नागरिक थे ना, उनको प्रवेश, मतलब एजुकेशन में प्रवेश, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर जो है उनको कुछ रियायतें दी गई थी किसी वर्ग या किसी जाति को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार कार्य करेगा। अब तो संविधान का निर्माण हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चंपकम दोहराई बनाम राजन राज्य बनाम मद्रास राज्य में के संदर्भ में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक के जाति के आधार पर, क्योंकि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक समान अधिकार होंगे। अब जो वहां पर कुछ विशेष रियायतें थी उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी? रोक लगा दी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो संविधान में संशोधन किया और 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया। आप सभी को पता होगा कि 1952 में संसद का गठन होता है 13 मई 1952 को, लेकिन संविधान में संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अंतरिम संसद जो थी, जो संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, यानी संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उन्होंने ही भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया और एक आर्टिकल जोड़ा। कौन सा? 15(4). अब देखिए जरा, अपन बात करेंगे 15(4) बाद में जोड़ा गया। कौन से वाद के बाद में जोड़ा गया? ध्यान से सुनिएगा। चंपकम दोहराई बनाम मद्रास राज्य, दूसरा 15(5) और तीसरा 15(6). अब ये तीनों बाद में जुड़े। तो सबसे पहले तो इन तीनों के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कब कब जोड़े गए। सबसे पहले इसमें ध्यान में रखना है प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ये कब जोड़ा गया? इनके संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे 93वां संविधान संशोधन 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 93वां संविधान संशोधन 2006। और ये कब जोड़ा गया? ये आप ध्यान में रखेंगे 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन और 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ना, तीनों कब जोड़े गए? बिल्कुल क्लियर है। प्रथम संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन और 103वां संविधान संशोधन। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा,
आर्टिकल 15 से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट नहीं है? आर्टिकल 15 से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 से संबंधित नहीं है? तीन ध्यान में रखने, प्रथम 93 और 103, ये तीन 15 से संबंधित हैं और बाकी के 15 से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पहला कौन सा, प्रथम संविधान संशोधन आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए राज्य विशेष उपबंध बनाएगा। राज्य क्या करेगा? विशेष उपबंध बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 15(4) में लिखा गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, आधार ध्यान में रखिएगा, दो ही आधार दे रखे हैं, कौन कौन से? एक तो सामाजिक और दूसरा कौन सा? शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु राज्य क्या करेगा? विशेष उपबंध बनाएगा। एक तो किन के लिए? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, तथा किन के लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य क्या बनेगा? विशेष उपबंध बनेगा। और इन्हीं विशेष उपबंधों के आधार पर जो हैं राज्य ने कुछ ऐसे कानून बनाए और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर इस वर्ग को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। तो एक तो ये था, यहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर इनको क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। आगे अपन बात करेंगे कितने प्रकार का आरक्षण शिक्षण संस्थानों में इन्हें क्या दिया गया? आरक्षण। क्लियर बात? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर क्या दिया गया? आरक्षण। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो कट ऑफ अलग अलग बनती है ना, अनुसूचित जाति की अलग बनती है, अनुसूचित जनजाति की अलग बनती है, ओबीसी की अलग बनती हैं। तो उसका आधार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15(4). ये बात चल रही थी कब तक? ये बात चल रही थी 2005 तक। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान जो थे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो थे, उनमें आरक्षण की बात नहीं थी। जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, आईआईएम हो गया, इनमें आरक्षण की बात नहीं थी। 2005 में जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी के समय एक आंदोलन चला दिल्ली में और कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश के समय आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक उच्च शिक्षण संस्थानों पर ये एससी और एसटी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये नहीं आएंगे, तब तक ये सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, शैक्षणिक रूप से भी मजबूत नहीं होंगे और आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं होंगे। फिर जब एडमिशन ही नहीं हो रहा है तो फिर अपन मजबूत कैसे होंगे, मुख्य धारा में कैसे आएंगे? इसको लेकर एक आंदोलन चला और उसके बाद में 93वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 2006 में। और इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में, अब इस बार लिख लिया गया स्पष्ट रूप से, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर क्या प्रदान किया जाएगा? आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन आधार अभी भी दो ही थे। कौन कौन से? एक तो सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा कौन सा? शैक्षणिक पिछड़ापन। किनको मिलेगा लाभ? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग हैं उनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय क्या मिलेगा? आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आपने देखा होगा कि आजकल जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी अलग अलग कट ऑफ बनती है। ये इसका आधार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15(5). अब बात आती है आर्थिक पिछड़ेपन की। कहीं पर भी आर्थिक पिछड़ापन शब्द नहीं है, यहां पर भी सामाजिक शैक्षणिक और यहां पर भी कौन सा है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। अब जो आर्थिक वर्ग के जो कमजोर लोग थे, आर्थिक पिछड़ेपन के जो लोग थे, उन्होंने कहा आरक्षण के लिए हमारे कुछ विशेष प्रावधान किया जाए। भाई हम सारे के सारे, क्योंकि भारत में आरक्षण जाति के आधार पर है। किसके आधार पर है? जाति के आधार पर है। और आप सभी को पता होता है कि
प्रत्येक जाति में न तो सारे अमीर होते हैं और न ही सारे गरीब होते हैं, मतलब कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, मतलब कुछ मीडियम जो मध्यम परिवार हैं इस प्रकार से होते हैं। तब यहाँ पर बात की गई कि किस आधार पर आरक्षण दिया जाए। लंबे समय से मांग चल रही थी कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण प्रदान किया जाए। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। और 2009 में 103, इससे पहले प्रयास किए थे पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रयास किए थे आर्थिक आधार पर या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की, लेकिन संविधान में प्रावधान नहीं था तो इंदिरा साहनी वाद ने उसको समाप्त कर दिया। अब पहले संविधान में संशोधन किया गया और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? 103वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष उपबंध बनाएगा। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या बनेगा? विशेष उपबंध बनाएगा। और इसी विशेष उपबंध को बनाकर जो है कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। इसके आधार पर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर कितने प्रतिशत? 10% क्या दिया गया आरक्षण, जिसको अपन बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। क्लियर है बात? यहां क्या लिखा गया कि राज्य आर्थिक, क्योंकि यहां पर 2 ही शब्द थे, अभी तीसरा शब्द लिखा गया कौन सा? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य उपबंध बनेगा। और राज्य ने उपबंध बनाकर क्या किया? राज्य का मतलब अपन परिभाषित कर चुके हैं, कौन सा? आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दे रखी है वहां पर राज्य आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष उपबंध बनेगा और इसी विशेष उपबंध को बनाकर कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा? 10%। अब जो है आरक्षण के 3 आधार हैं, 3 प्रकार का ये आरक्षण है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर आरक्षण, दूसरा आपको ध्यान में रखना है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और तीसरा आपको ध्यान में रखना कौन सा? तीसरा आरक्षण का जो है राजनीतिक आरक्षण। आधार ही 3 है। पहला आधार सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, दूसरा आधार आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, और तीसरा अभी जोड़ा गया कौन सा? आर्थिक पिछड़ेपन, और पहले 2 थे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन। क्लियर है बात? आर्टिकल 15 के कितने पार्ट हो गए? 6। ये जो वाद है कौन सा? ये जो आरक्षण दिया गया था ना, इनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 की बात है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ बात 2008 में कौन से आर्टिकल को चुनौती दी गई? अनुच्छेद 15(5) को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। 15(5) को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि आर्टिकल 15(5) के तहत जो शैक्षणिक आरक्षण दिया गया है, जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण दिया गया है, शिक्षण संस्थानों में जो प्रवेश के समय आरक्षण दिया गया है, समय जो आरक्षण दिया गया है वो संवैधानिक है। वो क्या है? संवैधानिक है, क्योंकि यह आरक्षण जो है किस आधार पर दिया गया? सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। किसके आधार पर दिया गया? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है और इसी के तहत आरक्षण दिया गया। इस कारण जो है ये संवैधानिक है। वाद ध्यान में रखना कौन सा? अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008। और इस वाद में कौन से आर्टिकल को चुनौती दी गई? 15(5) को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 15(5) के तहत जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय जो आरक्षण दिया है उसको क्या माना? संवैधानिक माना। आर्टिकल 15 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 15 में आपको ज्यादा कुछ भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आर्टिकल 15 में 3 ये ध्यान में रखने जो मूल संविधान में थे। 5 आधार ध्यान में रखने कौन कौन से? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर ध्यान में रखना है। महिला एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 15(4), 15(5) और 15(6)
कब कब जोड़े गए वो आपको ध्यान में रखना है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा और 103वें संविधान संशोधन का क्या क्या प्रावधान किया गया। यहाँ पर 2 आधार हैं, यहाँ पर ही 2 आधार है, यहाँ पर तीसरा आधार कौन सा है, आर्थिक पिछड़ापन। और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, कौन सा वाद, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना, संवैधानिक माना। बिल्कुल आपको क्लियर रखिएगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल हैं, तो आप 3 आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, 15(4), 15(5) और 15(6). ये किन को लेकर हैं, शिक्षण संस्थानों को प्रवेश को लेकर दिए गए आरक्षण के बारे में बात की गई। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर, और अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना, अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 में लिखा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या लिखा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसी को मैं कह सकता हूं सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता और सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसका क्या मतलब है, सरकारी वैकेंसी जो भी रहेगी, जो भी सरकारी वैकेंसी रहेगी उसमें सभी को एक समान अधिकार होंगे, अर्थात किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर 2 आर्टिकल जब आप देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियरली पता चलता है कि किन किन आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और वो आधार भी दे रखे हैं। तो आर्टिकल 16 के भी आपको 6 भाग ध्यान में रखने पड़ेंगे। कितने ध्यान में रखने होंगे, आर्टिकल 16 के भी कितने भाग ध्यान में रखने होंगे, 6। और आर्टिकल 16 तो बहुत विस्तृत है। आर्टिकल 16 में अपन बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। कौन कौन से आर्टिकल 16 में पढ़ने हैं देखिए जरा। 16(1) देखना होगा, 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5). ये तो मूल संविधान में थे। कौन कौन से, 16(1) से लगाकर 16(5) तो मूल संविधान में थे। 3 नए जोड़े गए, कौन कौन से, 16(4)A जोड़ा गया, 16(4)B जोड़ा गया, और कौन सा जोड़ा गया, 16(6) जोड़ा गया। ये 3 मूल संविधान में नहीं थे, जबकि ये 5 मूल संविधान में थे। यानी कुल मिलाकर आर्टिकल 16 के संदर्भ में आपको 8 अनुच्छेद ध्यान में रखने। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो आप जो आसानी से इस प्रकार का प्रश्न जो है हल कर पाएंगे। मैंने कहा लोक नियोजन में अवसर की समानता के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 16 ये भी केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये भी केवल किन को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भारत के नागरिक सरकारी नौकरियों में भारत के नागरिक ही हो ना, दूसरों को तो अधिकार दे दिया तो अपन तो वैसे भी है ना। सरकारी नौकरियों के लिए इतनी मारामारी हो रही है और दूसरे विदेशी नागरिकों को भी भारत में सरकारी नौकरी का अधिकार दे दिया, तो पड़ोसी अपने देश वैसे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत अपने से बहुत सारे ज़्यादा यूँ कमज़ोर हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये तो इसी फिराक में है। ये तो आज आ ही जाते हैं ऐसे ही, आके कहते हैं हम तो भारत के नागरिक। अरे तुम नहीं हो, नहीं हम भारत के नागरिक हैं। और फिर इनको अगर आरक्षण दे दिया जाए, इनको आरक्षण क्या, इनको जो सरकारी नौकरियों में अधिकार दे दिया जाए तो अपने को तो भी तैयारी करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कर ही लेंगे, सारी बात है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, ये भी केवल किन को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को। आर्टिकल 16 भी किन को प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 16(1) के संदर्भ में। 16(1), इसके बाद बात करेंगे अपन आर्टिकल 16(2) और इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 16(3) के बारे में। आर्टिकल 16(1), 16(2) और 16(3) के संदर्भ में बात करेंगे। साथ ही अपन जानेंगे आर्टिकल 16(4) में कि आरक्षण वाला मामला क्या चल रहा है, आरक्षण क्यों दिया जाता है, आरक्षण के क्या आधार हैं। साथ ही अपन ये भी जानेंगे कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वाद क्या था, क्यों इतना महत्वपूर्ण था इंदिरा साहनी वाद, जिसको लेकर इंदिरा साहनी ने क्या क्या फैसले दिए, और वर्तमान में आरक्षण की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें आर्टिकल 16(1) के संदर्भ में। 16(1) में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 16(1) में आपको ध्यान में रखना लिखा गया है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, अर्थात सरकारी नौकरियों में, ये मैं अपनी लैंग्वेज बना रहा हूं ना,
सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16(1). दूसरा आर्टिकल देखिए जरा 16(2). आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16(2) ये कह रहा है कि लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ, लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, मूल स्थान एवं उद्भव, उद्भव को मैं कह सकता हूं वंश क्रम, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 16(2) कह रहा है। क्या कह रहा है आर्टिकल 16(2)? आर्टिकल 16(2) ये कह रहा है कि लोक नियोजन में ये 7 आधार दिए गए। इस बार 15 में 5 थे और 16 में 7 हैं। कौन कौन से 7 हैं? जाति के आधार पर। कौन कौन से 7 आधार तो आपको ध्यान में रखना है? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, मूल स्थान और उद्भव। पहला तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा कौन कौन से ऐसे आधार हैं जो आर्टिकल 15 में नहीं थे लेकिन आर्टिकल 16 में हैं। कौन कौन से ऐसे आधार जो आर्टिकल 15 में नहीं थे लेकिन आर्टिकल 16 में हैं? तो आपको एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। 2 आधार कौन कौन से? मूल वंश और उद्भव। इनका उल्लेख आर्टिकल 15 में नहीं था, केवल आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 15 में कितने आधार दिए गए थे? आर्टिकल 15 में 5, यहाँ पर कितने हैं? 7। 2 कौन कौन से? मूल स्थान और उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यहां तक देखने से ऐसा लग रहा है कि सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वंश के आधार पर, न मूल स्थान के आधार पर, न उद्भव के आधार पर। लेकिन जैसे आप आर्टिकल 16(3) पढ़ेंगे, 16(4) पढ़ेंगे, 16(5) पढ़ेंगे, फिर 16(4)A पढ़ेंगे, 16(4)B पढ़ेंगे, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ तो आरक्षण ही आरक्षण है। लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि समाज की वे वर्ग जो किसी न किसी रूप से पिछड़े हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था भी सही है, उचित है। लेकिन आरक्षण का आधार समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए और इसके संदर्भ में बातें चल रही हैं। देखते हैं क्या मामला होता है। आरक्षण का आधार भारत में जाति है। आरक्षण का आधार जाति में, आरक्षण पे आपको डिटेल में सारी बातें क्लियर करवाने वाला हूं। आरक्षण क्या है, क्यों है, इसके संदर्भ देखिए जरा। 16(3) में क्या लिखा गया है? 16(3) में लिखा गया है कि राज्य मूल स्थान के आधार पर, राज्य मूल स्थान के आधार पर विशेष उपबंध बना सकता है। लोक नियोजन के संबंध में, मूल स्थान के आधार पर लोक नियोजन के संबंध में, लोक नियोजन के संबंध में विशेष उपबंध बना सकता है। विशेष उपबंध बना सकती है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी? 16(3). किन के आधार पर बनेगा? मूल स्थान के आधार। क्या बना सकता है? विशेष उपबंध बना सकते हैं। यानी राज्य जो है मूल स्थान के आधार पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो लोक नियोजन के संदर्भ में हो, और ऐसी हुई भी है। देखिए जरा, मूल स्थान के आधार पर लोक नियोजन के संदर्भ में आपको ध्यान में क्या रखना है? मूल स्थान के आधार पर लोक नियोजन में आपको ध्यान में रखना है जो कर्नाटक हैदराबाद रीजन है। कौन सा रीजन? जो कर्नाटक हैदराबाद रीजन है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया और उनके लिए विशेष प्रावधान करके आर्टिकल 16(3) के तहत उसमें क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न हो सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिनके लिए विशेष प्रावधान किया गया? तो वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? कर्नाटक हैदराबाद रीजन। कौन सा रीजन ध्यान में रखेंगे? कर्नाटक हैदराबाद रीजन आप ध्यान में रखेंगे। देखिए जरा, अपन बात करते हैं
16(3) के संदर्भ में। और 16(3) में क्या लिखा है कि राज्य जो हैं मूल स्थान के आधार पर विशेष उपबंध बना सकता है। क्या बना सकता है? विशेष उपबंध बना सकता है। और देखिए जरा अपन बात करें तो 98वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 98वां संविधान संशोधन किया गया। और 98वां संविधान संशोधन हुआ था 2013 में। और इस 98वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? आर्टिकल 371 जे। कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 371 जे जोड़ा गया। और आर्टिकल 371 जे के तहत कर्नाटक हैदराबाद रीजन में, कर्नाटक हैदराबाद रीजन और कर्नाटक हैदराबाद रीजन में मूल स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान किए गए। मूल स्थान के आधार पर क्या किए गए? विशेष प्रावधान किए गए। मूल स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान किए गए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक हैदराबाद रीजन में मूल स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान किए गए। बिल्कुल आपको क्लियरली पता होना चाहिए 16(3) के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 98वां संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? 371 जे जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 371 जे जोड़ा गया। और कौन से रीजन के लिए? कर्नाटक हैदराबाद रीजन के लिए विशेष प्रावधान किया गया। क्लियर बात? 3 आर्टिकल हो गए 16 के संदर्भ में। कौन कौन से? 16(1) जिसमें यह लिखा गया है कि लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आधार किस में दिए गए हैं? आधार 16(2) में दिए गए। कौन से में दिए गए? 16(2) में कितने आधार दिए गए? 7 आधार दिए गए हैं। और 16(3) में कहा गया है मूल स्थान के लिए मूल स्थान पर लोक नियोजन के संदर्भ में राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। और इसी के तहत 98वें संविधान संशोधन 2013 के द्वारा कर्नाटक हैदराबाद रीजन के लिए आर्टिकल 371 जोड़कर नया जो है उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। किन के संबंध में? लोक नियोजन के संबंध में। अब बात करते हैं कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) में क्या लिखा गया? आर्टिकल 16(4) में लिखा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर वह वर्ग जिनका सरकारी नौकरी में या सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात जो लिखी गई वो आपको ध्यान में रखना है। सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए किसकी व्यवस्था करेगा? आरक्षण की व्यवस्था करेगा। उनके लिए किन की व्यवस्था करेगा? आरक्षण की व्यवस्था करेगा। लेकिन आधार ध्यान में रखने, यहां पर भी आधार कितने दे रखे? 2 दे रखे। कौन कौन से? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर वह वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में क्या नहीं है? उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनके लिए किसकी व्यवस्था करेगा? आरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसका आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित बात की गई है। जबकि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर जो आरक्षण है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर जो है उसका आधार आर्टिकल 15(4), 15(5) और 15(6) और सरकारी नौकरियों में आरक्षण आर्टिकल 16(4) है। आर्टिकल 16(4) बहुत डिटेल में अपन जानेंगे आर्टिकल 16(4) में क्या है, लेकिन वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब जानेंगे? अगली क्लास में आर्टिकल 16(4) और इनसे संबंधित आरक्षण क्या दिया गया, कब दिया गया, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए काका कालेलकर आयोग कब बना था, मंडल आयोग कब बना था, दोनों ने क्या सिफारिशें दी, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कब दिया गया, इसको लेकर इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसमें अपन जानेंगे कि ओबीसी में जो क्रीमीलेयर कॉन्सेप्ट है, क्रीमीलेयर वर्ग क्या होता है, क्रीमीलेयर में कौन कौन शामिल होते हैं, नॉन क्रीमीलेयर क्या होता है, आपके पदोन्नति में आरक्षण क्या होता है, बैकलॉग में आरक्षण क्या होता है, ये तमाम जानेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में, क्योंकि आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और वर्तमान में करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो आपके पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए अलग से आपको पूरी
एक पूरा डिटेल में आरक्षण को जानने का मौका मिलेगा। अपन जानेंगे कि आरक्षण ओबीसी को कब मिला, अनुसूचित जाति और जनजाति को बैकलॉग और अपन कह सकते हैं जो है ना पदोन्नति में आरक्षण क्यों दिया गया, कब दिया गया, संविधान में कहां कहां पर अमेंडमेंट हुए, इसके संदर्भ में बात करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 14, 15 और 16 को जहां तक अपने पढ़ा है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 14 को अपने 2 भागों में बांट के पढ़ा था। एक तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता अपने ब्रिटेन से लिया और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया। एक की प्रकृति नकारात्मक है, एक की सकारात्मक है। एक ये कह रहा है कि कानून के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, दूसरा ये कह रहा है समान के साथ समान व्यवहार होगा। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मैं बताऊं कौन कौन से। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं। आर्टिकल 105 में सांसदों के लिए हैं। आर्टिकल 194 में विधायकों के लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं, जो आर्टिकल 14 के अपवाद माने जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 15 को अपने 6 भागों में बांट के पढ़ा था और बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ना है आर्टिकल 15 को तुलनात्मक रूप से। देखिए जरा आर्टिकल 15 के संदर्भ में, आर्टिकल 15 में पहले 3 बातें जो मूल संविधान में थी, 15 1, 2 और 3, और 3 जो बाद में जोड़ी गई कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद में अंतरिम संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया गया। अंतरिम संसद का मतलब है कि जो संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी, संविधान सभा का तो भंग कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन वही संविधान सभा 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी और उन्हीं के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। फिर 15(5) 13वां संविधान संशोधन और 15(6) 103वां संविधान संशोधन, जिसमें आर्थिक उपबंध और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में 10% प्रवेश के समय क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। इसके बाद 16 के संदर्भ में बात करें तो 16 में आपको ये मूल संविधान में थे कौन कौन से, 16 1, 2, 3, 4 और 5, 3 नए जोड़े गए 16 के संदर्भ में। 16(4)A जोड़ा गया, 16(4)B जोड़ा गया और 16(6) जोड़ा गया। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 15 और 16 दोनों भारत के नागरिकों को प्राप्त होंगे, जबकि इनके अलावा आर्टिकल 14 जो आपने पढ़ा था, आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिक जो भारत में किसी पद पर कार्यरत हैं या भारत में आए हुए हैं, उनको भी आर्टिकल 14 प्राप्त होगा, अर्थात उनके कानून के आधार पर उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।